दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह। आज हम आपको एक ऐसे महान क्रांतिकारी के जीवन से परिचय कराने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही मन में एक अलग ही देश प्रेम की ज्वार उठने लगती है। दोस्तों, आजाद यह शब्द आते ही अपनी मूंछों को ताव देता वह नौजवान आंखों के सामने आ जाता है जिसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। एक युवा क्रांतिकारी जिसने अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण उत्सर्ग कर दिए, जो अपनी लड़ाई के आखिरी तक आजाद ही रहा। दुनिया में जिस सरकार का सूर्य अस्त नहीं होता था, वह शक्तिशाली सरकार भी उसको कभी बेड़ियों में बांध नहीं सकी। चंद्रशेखर हमेशा आजाद ही रहे, अपनी आखिरी सांस तक। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भौरा गांव में हुआ था। उनके सम्मान में अब इस गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बडगांव गांव में था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी को अकाल के कारण अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भावरा रुख करना पड़ा। यह भील जनजाति बहुल इलाका है और इस वजह से बालक चंद्रशेखर को भील लड़कों के साथ धनुर्विद्या और निशानेबाजी करने का खूब मौका मिला और निशानेबाजी उनका शौक बन गया। दोस्तों, बालक चंद्रशेखर बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का था। पढ़ाई से ज्यादा उनका मन खेल कूद की गतिविधियों में लगता था। इसके बाद वह घटना घटी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड ने इस बालक चंद्रशेखर को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। वैसे तो पंडित चंद्रशेखर तिवारी को उनके दोस्त पंडित जी बलराज और क्विक सिल्वर जैसे कई उपनामों से बुलाते थे, लेकिन आजाद उपनाम सबसे खास था और चंद्रशेखर को पसंद भी था। उन्होंने अपने नाम के साथ तिवारी की जगह आजाद लिखना पसंद किया। चंद्रशेखर को जाति बंधन भी स्वीकार नहीं था। आजाद उपनाम कैसे पड़ा, इस संबंध में भी एक रोचक उपकथा विख्यात है। हालांकि इस कथा का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिक्र किया है, लेकिन यह शुरुआती दौर से ही उनके बारे में सुनी सुनाई जाती है। हुआ यूं कि 1931 में असहयोग आंदोलन अपनी चरम पर था और बालक चंद्रशेखर एक धरने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर खरे घाट अपनी कठोर सजाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कड़क कर चंद्रशेखर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? दोस्तों, चंद्रशेखर ने संयम भाव से उत्तर दिया, मेरा नाम आजाद है। मजिस्ट्रेट ने दूसरा सवाल किया, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? आजाद का जवाब फिर लाजवाब था। उन्होंने कहा, मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। एक बालक के उत्तरों से चकित मजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल किया, तुम्हारी माता का क्या नाम है? आजाद का जवाब था,
भारत मेरी माँ है और जेल खाना मेरा घर है। बस फिर क्या था, गुस्साए मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को 15 बेत लगाने की सजा दी। बालक चंद्रशेखर को 15 बेत लगाई गई, लेकिन उन्होंने ऊफ तक नहीं किया। हर बेत के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए, जो वे जेलर के मुंह पर फेंक आए। इस घटना के बाद लोग उन्हें आजाद बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, जालियांवाला बाग कांड के बाद चंद्रशेखर को समझ में आ गया कि आज़ादी बात से नहीं बंदूक से मिलेगी। हालांकि उन दिनों महात्मा गांधी और कांग्रेस का अहिंसात्मक आंदोलन अपने चरम पर था और पूरे देश में उन्होंने भारी समर्थन मिल रहा था। ऐसे में हिंसात्मक गतिविधियों के पैरोकार बहुत कम ही थे। चंद्रशेखर आजाद ने भी महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और सजा भी पाई। लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस लिया गया तो आजाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने बनारस का रुख किया। दोस्तों, बनारस उन दिनों भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। बनारस में वह देश के महान क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त और प्रणव चटर्जी के समर्थन में आए। उन दिनों वे इतने प्रभावी हुए कि वे क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। इस दल ने शुरू में गांवों के उन घरों को लूटने की कोशिश की जो गरीब जनता का खून चूसकर पैसा जोड़ते थे, लेकिन दल को जल्द ही समझ में आ गया कि अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाकर वे जनमानस को कभी अपना पक्ष में नहीं कर सकते थे। दल ने अपनी गतिविधियों में बदलाव किया और अब उनका उद्देश्य केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाकर अपनी क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करना बन गया। दल ने पूरे देश को अपने उद्देश्यों को परिचित कराने के लिए अपना मशहूर पैम्पलेट द रिवॉल्यूशनी प्रकाशित किया। इसके बाद उस घटना को अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों के सुनहरे अंकों में दर्ज है, काकोरी कांड। दोस्तों, काकोरी कांड से कौन परिचित नहीं है, जिसमें देश के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाउल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। दल के 10 सदस्यों ने इस लूट को अंजाम तक पहुंचाया और अंग्रेजों के खजानों को लूटकर उनके सामने चुनौती पेश की। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। दल बिखर गया। आजाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का चुनौती संकट आ गया। कई प्रयासों के बावजूद अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। इसके बाद छुपते छुपते आजाद दिल्ली पहुंच गए, जहां के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों की गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आजाद के अलावा महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए।
तय किया गया कि एक नए नाम से नए दल का गठन किया जाए और क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। नए दल को नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों, आज़ाद को इसका कमांडर ऑफ चीफ बनाया गया। संगठन का प्रेरक वाक्य बनाया गया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी। और वह फैसला है जीत या मौत। दोस्तों, दल ने सक्रिय होते ही कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया कि अंग्रेज सरकार एक बार फिर उनके पीछे पड़ गई। लाला लाजपत राय की मौत की बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या का निश्चय किया और चंद्रशेखर ने उनका साथ दिया। इसके बाद भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया और आजाद ने फिर उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और दल एक बार फिर बिखर गया। आजाद ने भगत सिंह को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जब दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, तब भी आजाद लगातार ब्रिटिश सरकार को चकमा देने में कामयाब रहे थे और अंग्रेज सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। और आजाद इस कोशिश में थे कि उनकी सजा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलवा दिया जाए। ऐसे ही एक प्रयास के लिए वे इलाहाबाद पहुंचे। इसकी भनक पुलिस को लग गई और जिस अल्फ्रेड पार्क में वे थे उसे हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। लेकिन आजाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। उनका अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी को सूचना कर दिया। दोस्तों, जब यह घटना लोगों को मालूम चला तो लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसा लगा जैसे मानो गंगा जी संगम छोड़कर इलाहाबाद की सड़कों पर उतर आई हो। लोगों ने उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी जहां इस महान क्रांतिकारी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने अपने हीरो को किस तरह से अंतिम विदाई दी। आपने इतना धैर्य से इस महान क्रांतिकारी के जीवनी को सुना, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।